So let's start with the characteristics of good fuel. अच्छे फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नेट स्लो चल रहा है शायद. So it is a characteristics of a good fuel, right? So first of all, there are you know around 13 to 14 characteristics which we have to consider, and this is being asked in your exam also कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल लिखना है. अब देखिए कितने मार्क का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको मिनिमम उतना लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 6 से 7 पॉइंट लिखने हैं. ठीक है, हर पॉइंट का आधा मार्क आपको मिलेगा. लेकिन अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मिनिमम 10 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. पॉइंट मतलब लिस्ट. ये आपको समझाने के लिए पूरा समझ ये किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ गुड फ्यूल इज शुड बी सुटेबल. इट शुड बी अ सुटेबल फ्यूल, राइट. पहले तो आपका वो फ्यूल जो है वो सुटेबल होना चाहिए कि मतलब जो भी आपका व्हीकल है या जो भी आपका मतलब इंडस्ट्री है उसके अंदर सुटेबल होना चाहिए. इज द मोस्ट सुटेबल. जो कोक जो है फ्रॉम बिटुमिनस कोल बनाया जाता है, दैट इज गुड फॉर ब्लास्ट फर्नेस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ charcoal or anthracite. It can be also used, but that will be little bit costly also. Again, second, for any vehicle or for any automobile or for any industry, it's very important to see that whether the cost of fuel is reasonable or not. Because if the fuel cost is more, then what will happen? आपका खर्चा बढ़ जाएगा, right? So it should be a low cost, right? और स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. थर्ड पॉइंट इज कैलोरीफिक वैल्यू. Calorific value should be high. The fuel must possess high calorific value. That means per unit mass or volume, it should give good amount of energy, right? And it should not be hazardous gas evolving fuel. इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो क्या होना चाहिए? तो जनरली द मिनिमम टेम्परेचर एट विच substance ignite or burns, that is called ignition temperature. It should possess not very low or it should not possess very high, right? मतलब बहुत लो होगा तो रूम टेम्परेचर पे भी चालू हो जाएगा उसका चलना, that is not good. एंड अगर बहुत हाई होगा तो सबसे पहले फ्यूल को जलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम. So your fuel should possess moderate in ignition temperature. Moderate मतलब ना ज्यादा ना कम, right? It will be very difficult if it is high, and it will be very dangerous if it is very low, right? Then उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होना चाहिए. हमको पता है कि कोई भी फ्यूल, जैसे एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, लकड़ी, वुड, लकड़ी है, उसको जलाना है तो सूखी हुई लकड़ी ज्यादा जलेगी या गीली लकड़ी ज्यादा जलेगी? ऑब्वियसली सूखी हुई. क्यों? क्योंकि बिकॉज जो गीली लकड़ी है उसमें पानी ज्यादा है. पानी ज्यादा होगा तो आप जब आप उसको जलाने की कोशिश करोगे तो वो जलेगी नहीं. क्यों? क्योंकि पहले वो क्या करेगी, पानी उड़ाने की ट्राई करेगी. once the water will be evolved or evaporated from that and it will become dry, then only it will start burning. तो आगे की जितनी भी हीट है वो हमारी वेस्ट चली गई जलाने के लिए फ्यूल को. समझ में आ रहा है? जबकि सूखी लकड़ी होगी, जैसे ही आपने उसमें इग्निशन दिया, फटाक से वो चालू हो गई. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लेम टेम्परेचर. फ्लेम टेम्परेचर मतलब क्या है? द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैन बी हीटेड बाय फ्लेम इज कॉल्ड फ्लेम टेम्परेचर. एंड जनरली फ्लेम टेम्परेचर जो है आपका, उसको फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट भी बोलते हैं. जो हम
नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा अ, याद रखिए। खाली थर्ड चैप्टर में हम इसका डिटेलिंग करेंगे। फ्लेम टेम्परेचर या फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट की बात है। तो फ्लेम टेम्परेचर जनरली आपका कंबस्टिबल मटेरियल जितना ज्यादा होगा, या तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो वो बहुत कम होगा। फ्लेम टेम्परेचर इन जनरल अगर देखते हैं तो क्या होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए, राइट? इट शुड बी लो, नॉट लो, नॉट वेरी हाई। यस, moisture content, moisture content should be very low. High moisture will definitely affect the calorific value. It means it will reduce the calorific value. Next, non-combustible material or matter. नॉन कंबस्टिबल मैटर का मतलब होता है ऐश कंटेंट, एक टाइप से जिसका कोई कंबशन नहीं होता है, या तो नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज ऐश, बट ऐसी चीजें फ्यूल में नहीं होनी चाहिए जिसका कंबशन नहीं हो। क्योंकि अगर वो होगी तो उतना वेट तो होगा आपके मटेरियल में, लेकिन वो जलेगा नहीं। जलेगा नहीं तो आपका कैलोरीफिक वैल्यू भी गलत आएगा या तो कम आएगा। इट विल रिड्यूस द कैलोरीफिक वैल्यू। वेलोसिटी ऑफ कंबशन मतलब कि आपका जो कंबशन वेलोसिटी जो है, तो स्पीड जो है, वो कैसा होना चाहिए। इट शुड बी मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब है मीडियम। बहुत ज्यादा जल्दी जल जाएगा तो क्या होगा, आपको फ्यूल ज्यादा यूज करना पड़ेगा। और बहुत ज्यादा लेट तक जलता रहेगा तो क्या होगा कि आपको हीट उतनी प्रपोर्शन में नहीं मिलेगी विद इन द टाइम लिमिट व्हाट वी वांट, right? So too high velocity is not required, as well as too low velocity will lose the heat due to the radiation. ये प्रॉब्लम आती है। Then control of process. Yes, whatever the fuel आप यूज कर रहे हैं, उससे आपका जो भी इग्निशन हो रहा है या बर्निंग हो रहा है या कंबशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो कंट्रोल में रहना चाहिए। इट शुड बी अंडर कंट्रोल। मतलब कि मैंने एक बार चालू किया, अब वो कंट्रोल में नहीं कर पाऊंगा भाई, तो वो फ्यूल कोई काम का नहीं है। समझ में? कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? यस। एश कंटेंट, एश कंटेंट जो है, इट शुड बी लो, बिकॉज जनरली एश कंटेंट आपके इनऑर्गेनिक्स बताते हैं। एश कंटेंट आपके इनऑर्गेनिक्स बताते हैं कि इनऑर्गेनिक जैसे कि अ, हमको पता है कि कोल हमने खरीदा, 50 किलो कोल खरीदा, लेकिन उसमें 2 या 4 किलो या 5 किलो पकड़ लो, कोल निकाल के अंदर नमक डाल दिया। अब हमको पता है कि 45 kg कोयला जो है ब्लैक कलर का, उसमें आपका 5 किलो नमक मिक्स होके कुछ पता भी नहीं चलेगा, वो ब्लैक हो जाएगा पूरा ही। लेकिन उसकी वजह से हमको ये भी पता है कि जब मैं 50 किलो कोल जलाऊंगा, तब वो 5 किलो नमक जलने वाला नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू बी बर्न, राइट? तो होगा क्या, मैं तो कैलोरीफिक वैल्यू 50 किलो पे कैलकुलेट करूंगा, एक्चुअल मुझे कितने पे मिलेगी वो कैलोरीफिक वैल्यू, कितने पे मिलेगी मुझे वो, ऑन व्हाट weight I will get the calorie value, anyone? 45। 45 kg पे मिलेगी। तो डेफिनेट बात है कि 50 किलो से तो कम ही मिलेगी ना 45 पे। लेकिन मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ, 50 किलो का। मतलब जो भी मुझे हीट मिल रही है, वो मुझे 45 kg की वजह से मिल रही है, जबकि मेरा डिनोमिनेटर मतलब हीट मिल रही है डिवाइडेड बाय 50 कर रहा हूं मैं। तो मेरा तो आंसर गलत आने वाला है, या तो मेरी कैलोरीफिक वैल्यू लो आने वाली है पर केजी की। ठीक है। सो ऐश कंटेंट जनरली इनऑर्गेनिक्स की वजह से मिलता है, एक टाइप से। sulfur and oxygen content, very very important, because we know that sulfur content in your fuel will give you sulfur dioxide trioxide gases, मतलब SOx, SOx, राइट? और ऑक्सीजन कंटेंट जो है अगर ज्यादा होगा, राइट, तो आपका फ्यूल जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा।
मतलब कि वो फटाक से जल जाएगा, फट 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 उसका कंबशन हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपका लॉस तो होगा ही होगा। अगर सल्फर है तो सल्फर की वजह से पॉल्यूशन होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, आपके गैसेस जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगे ऑन कंबशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर कंबशन विल प्रोड्यूस SOx एंड NOx, और नाइट्रोजन कंटेंट भी कम ही होना चाहिए जनरली, राइट। और ऑक्सीजन कंटेंट अगर बहुत ज्यादा है तो वो बहुत जल्दी से जलता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, even sulfur, oxygen, and nitrogen content should also be less in the amount. Safety, very, very important part. Safety means it should be safe to handle. It means storage और transport के लिए easy होना चाहिए आपका, right? So it should be safe while transporting and storage. And the last point is your प्रोडक्शन ऑफ साइड प्रोडक्ट्स, मतलब कि नाइट्रोजन के या कोई भी गैसेस प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। इट मींस ड्यूरिंग द combustion of this fuel it should not evolve noxious gases. Like noxious means what? Harmful. हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए, हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए, पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। अल्टीमेटली इट शुड नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंटल pollution, right? That is the basic motto behind this good fuel characteristics. ओके, आ गया समझ में एकदम परफेक्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? ओके, गुड। चलिए अब हम चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज योर ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला आपको करना है। देखिए, अब ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला हमको समझना है पहले तो, उसके बाद हम जाएंगे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पे, राइट? ओके, चलिए देखते हैं व्हाट इज ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला जो है वो नाम दिया गया है ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट, राइट? सो ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला है वो आपका DULONG, ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला। ये जो बंदा था उसने GCV और NCV कैलकुलेट करने के लिए उसने अपना एक ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला दिया, जिसकी भी लिमिटेशंस भी है कुछ, वो हम भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला आपको सिर्फ एज ए फॉर्मूला याद रखना है फॉर द कैलकुलेशन, राइट? और उसका डेरिवेशन नहीं करना है, राइट? तो हम भी उतना ही करेंगे। HCV या तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, GCV। HCV और GCV ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए 1/100, ये आवाज आवाज नहीं आ रहा है आपका, आपका आवाज नहीं आ रहा है अभिमन्यु। कौन बोल रहा है? आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा, जो भी बोल रहा है कौन बोल रहा है? ओके, सो HCV इज इक्वल टू 1/100 80 राइट, इनटू परसेंटेज कार्बन। 80 इंटू परसेंटेज कार्बन यहाँ पर लिख सकते हैं, प्लस 34500
into percentage, into, in bracket, percentage hydrogen minus percentage oxygen divided by 8 plus 2240 परसेंटेज सल्फर। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीसीवी। इसका यूनिट होना चाहिए, यस, क्योंकि जीसीवी और एलसीवी कैलोरीफिक वैल्यू है, किलो कैलोरी पर केजी, राइट। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये न्यूमेरिकल इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस इसकी वैल्यूज कार्बन हाइड्रोजन की वैल्यू दी होगी वो डाल दो, आपको कैलकुलेशन कर दो। बच्चे सारी चीज कर लेते हैं, गलती कहाँ करते हैं पता है, ये पार्ट भूल जाते हैं करना, ये पार्ट आपका करना भूल जाते हैं। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, वॉट एवर द वैल्यू यू विल गो, whatever the value you will go for, that will be 100 times greater. Deepak, it is not compulsory for fuel to satisfy all the characteristics, but yes, most, right? Most of the characteristics, maximum characteristics. देखो जैसे पेट्रोल है, राइट, उस बाकी सब तरीके से बहुत अच्छा है, आजकल तो पेट्रोल भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो कॉस्ट को नहीं कर पा रहा है सेटिस्फाई हमारे, बट हमको करना पड़ता है, right? This is an example. It's not necessary always. Deepak, this is your answer for your query. Yeah. So this is your HCV formula जिसमें सारी चीज कैलकुलेट कर लेते बच्चे, कुछ नहीं है, 80 इंटू कार्बन प्लस 34500 इंटू परसेंटेज हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन अपॉन 8 प्लस 2240 परसेंटेज सल्फर, राइट। लेकिन ये 1/100 अगर आपने नहीं किया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल गलत, ध्यान रखना ये चीज को, राइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एनसीवी। एनसीवी का फॉर्मूला, एनसीवी, एनसीवी को हम बोलते हैं एलसीवी, ऑल्सो वी कैन कॉल इट एज एलसीवी। उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है, ऑब्वियसली आपने वॉट एवर द जीसीवी यू हैव कैलकुलेटेड माइनस, देखो नेट कैलोरीफिक वैल्यू है, तो वो जो आपकी सैलरी थी ना, जो याद रखना है, जो उड़ गया उसको माइनस करना है। तो जनरली हाइड्रोजन वेपर्स हम माइनस करेंगे, तो 9 वाटर वेपर्स जो है 9/100 इंटू परसेंटेज हाइड्रोजन, राइट, इंटू, ये जो है आपका ब्रैकेट में रहेगा, इंटू 587। कोई बता सकता है मुझे ये 587 क्या होगा, 587 क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे, किसी को याद है, थर्मोडायनेमिक्स में कहीं आता था, इट्स लेटेंट हीट, यस, ऑफ वाटर वेपर और स्टीम, राइट। तो ये सारी चीजें जो उड़ने वाली है उसको हम माइनस करेंगे एनसीवी से, जनरली स्पेशली हम लोग कैलकुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो कर ही सकते हैं, लेकिन मेनली जो वाटर वेपर है वो निकलने वाला है। तो दीज टू आर द फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एचसीवी एंड जीसीवी एनसीवी। ये दो फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना है, याद रखिएगा। कभी कभी 2 मार्क के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है, राइट द डुलोंग्स फॉर्मूला, तो 1 मार्क आपका एचसीवी के फॉर्मूला का, 1 मार्क आपका एनसीवी के फॉर्मूला का, राइट। ओके, सो डू यू थिंक दिस इज रियली डिफिकल्ट? आई डोंट थिंक सो। ऐसा लग रहा है ये कोई डिफिकल्ट है? एक फॉर्मूला याद रखनी है, 80 इंटू कार्बन प्लस 3450 इंटू हाइड्रोजन माइनस ऑक्सीजन बाई 8
प्लस 2240 सल्फर। मैंने यहाँ पर एक गलती की है जानबूझ के। कौन सी गलती की है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है मुझे? यूनिट। मैंने ऊपर तो यूनिट लिखा, लेकिन यहाँ मैंने यूनिट नहीं लिखा। तो अगर सोच लो आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आया और आपने सिर्फ फॉर्मूला लिखा और यूनिट नहीं लिखा, तो ध्यान रखना कि आपका आधा मार्क कट जाएगा। राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने फॉर्मूला लिखा लेकिन यूनिट नहीं लिखा तो आपका मार्क कट जाएगा आपका। राइट? चलिए, एकदम सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? चलो, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं और आप लोग अपना कैलकुलेटर लेके बैठे हो, आई होप, बिकॉज ऑलवेज मैंने बोला है कि ये करके बैठना है। चलिए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ आपके न्यूमेरिकल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपके पास ये फॉर्मूला है। राइट? तो एग्जाम्पल लिखते हैं नीचे। फॉर्मूला ऐसा है तो फटाफट 1 मिनट में लिख लो अपने बुक में या कहीं भी जहां पर लिख रहे हो। फट फास्ट लिखो, चलो। 1/100, 1/100 इन द ब्रैकेट 80 कार्बन प्लस 34500 परसेंटेज हाइड्रोजन माइनस परसेंटेज ऑक्सीजन बाय 8 प्लस 2240 परसेंटेज सल्फर। ओके। चलिए, वंस इट इज डन मुझे बताइए, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ क्या करना है। सर 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 ओके, डन। यस। हेलो सर। यस। हेलो सर, वो फॉर्मूला में हमने सभी कार्बन सल्फर सबको प्लस किया तो हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन को माइनस क्यों किया? देखो, ये पूरा एक्चुअली मैंने बोला ना कि ये पूरा डेरिवेशन है इसका। राइट? ओके। तो ये डेरिवेशन आपको समझना पड़ेगा। शशि चावला में अगर आपको, इफ यू आर इंटरेस्टेड, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो ओके। उसमें से आपको इक्विवेलेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है? तो इसलिए ये पूरा जो है, टोटल हाइड्रोजन जो है, फिक्स्ड हाइड्रोजन जो है, टोटल हाइड्रोजन इनटू 1/8 मास ऑफ ऑक्सीजन इन फ्यूल। क्योंकि अ, एक हाइड्रोजन जो है वो आपके आधे ऑक्सीजन से जाता है। ठीक है? क्योंकि देखो, हाँ हाँ। H2O अगर पकड़ते हैं हम लोग तो हम्म। 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ये होता है कम। राइट? तो इसकी वजह से ये हाफ किया हुआ है। ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा। हाँ, राइट। तो 8 आ 8। गया। 8 हाँ। ग्राम। हाँ, 8 ग्राम का। ठीक है? और ओके सर। H/1 तो 1 ही होता है, H ही होता है। ठीक। हम्म। ओके, चलिए, हो गया। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं। चलिए, अब फ्यूल कंटेनिंग, फ्यूल में आपका कार्बन जो है, कार्बन परसेंटेज इज 84%। राइट? योर हाइड्रोजन है इज 5.5 परसेंटेज। नाइट्रोजन is 0.6 percentage. Sulfur is 1.5 percentage. And oxygen, oxygen is 8.4 percentage. Then you have to find out the NCV, find out GCV and NCV. अब देखो, हमारा फॉर्मूला तो ये है,
जिसमें कहीं भी नाइट्रोजन नहीं दिया गया है, राइट? तो सबसे पहली बात तो ये है कि नाइट्रोजन का हम क्या करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन दिया है तो उसका क्या करेंगे बताइए। हमारा नाइट्रोजन दिया गया है, उसका क्या करेंगे? तो दैट्स वेरी सिंपल, निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड, राइट? क्योंकि हमारे फॉर्मूला में नाइट्रोजन नहीं दिया गया है, एंड दैट इज हियर यू कैन सी, वो आपका नॉट टू बी कंसिडर्ड इन ड्यूलोंग्स फॉर्मूला, राइट? ये नहीं करना है, बाकी का कर लो। दूसरी बात ये है कि कभी कभी, अभी पहले तो ये टोटल देखो, 84 प्लस 5.5 प्लस 0.6 प्लस 1.5 प्लस 8.4, तो टोटल हो जाता है 100। सबसे पहली काम तो ये करना है कि आपको 100 देखना है कि 100 हो रहा है कि नहीं टोटल मेरा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन दिया नहीं गया होता है, बाकी सारी चीजें दी गई है, तो आप ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? कोई बता सकता है मुझे? एनीवन? बाकी सबको 100 में से ऑक्सीजन को, यस, 100 में से जो भी टोटल आएगा ऑक्सीजन में करेंगे। सो इफ ऑक्सीजन इज नॉट गिवन then total percentage minus, sorry, then percentage oxygen is equal to 100 minus total percentage. But this is only applicable to ऑक्सीजन। चलिए एग्जांपल में बताता हूं कि अगर आपका सल्फर नहीं दिया गया है, सल्फर का तो फॉर्मूला है, सल्फर परसेंटेज यहां पर दिया गया है, लेकिन अब आपको सल्फर नहीं दिया गया है यहां पर, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे आप बताओ? सल्फर कंटेंट नहीं दिया गया है आपको, परसेंटेज दिया ही नहीं है, तो क्या करोगे आप बताओ? एनी आइडिया? जीरो। वेरी गुड हरमन, वेरी गुड। देखो, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं दिया है ना, तभी आपको करना है सब कुछ। द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला 100 माइनस टोटल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑक्सीजन। ऐसा नहीं कि सर मेरे को सल्फर नहीं दिया है तो एक काम करता हूं मैं, 100 माइनस 98.5 हो रहा है तो मतलब 1.5% इज माई सल्फर। रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। रिमेंबर, यहां पर आपको सल्फर का जीरो कर देना है, सल्फर जीरो कर देना है, ध्यान रखना इस चीज को। इवन हाइड्रोजन भी नहीं दिया है तो उसको भी जीरो कर देना है, ठीक है? मतलब याद रखो कि ये फॉर्मूला only it is applicable for oxygen and not any other element. Very clear, right? चलिए, अगर आप इस मेथड से जाते हैं तो यहां पर आप देखो क्या करना है, सिंपल सा, HCV इक्वल टू 1/100, HCV इक्वल टू 1/100 इंटू 8080 इंटू कार्बन परसेंटेज हमारा कितना है 84%, तो 84 प्लस 34500 इंटू हाइड्रोजन परसेंट कितना दिया गया हमारा 5.5, सो 5.5 माइनस ऑक्सीजन परसेंटेज इज 8.4 डिवाइड बाय 8 प्लस 2240 इंटू सल्फर इज 1.5। तो आपका आंसर क्या आएगा मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर जीसीवी कैलकुलेट करके? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द जीसीवी वैल्यू? What will be the GCV value? 8356. Okay, very good. 8356. Remember, kilocalorie
पर केजी, याद रखना। चलिए, अब हम ये जीसीवी की वैल्यू यहां रखेंगे और बाकी का कैलकुलेशन करेंगे। तो एनसीवी की वैल्यू मुझे कौन बताएगा? एनसीवी की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? यस, एनसीवी is equal to 8065 kilocalorie per kg. Now you can very easily compare. Here GCV is greater than NCV. है कि नहीं? देखो, GCV is greater than NCV, more than NCV, obviously. अब मुझे ये फॉर्मूला देख के बताओ कि कौन सी कंडीशन में एनसीवी और जीसीवी इक्वल होंगे, बताओ आप। हमारा बात हुआ था ना कैसा हो, आगे भी किसी ने क्वेश्चन किया था जब हम चला रहे थे, तो मैंने बोला था कि ये ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला में हम समझेंगे। यस, व्हेन हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट, इट मींस व्हेन हाइड्रोजन इज एब्सेंट, दैट टाइम ये फुल, रिमेंबर, when hydrogen is absent, when hydrogen is absent, GCV becomes equal to NCV, right? GCV becomes NCV, ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच कंडीशन GCV एंड NCV will become equal, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ओके, समझ में आ गया सबको? एकदम क्लियर, परफेक्ट। अब आपका क्वेरी क्लियर हो गया उस टाइम का कि जीसीवी और एनसीवी कब क्लियर हो सकते हैं। तो इसी का मतलब है कि आपका नेट सैलरी और ग्रॉस सैलरी कब सेम हो सकता है? जब आपका ना पीएफ कटे, ना इनकम टैक्स कटे, ना प्रोफेशनल टैक्स कटे, ना बोनस कटे, ना एलआईसी का प्रीमियम कटे, कुछ भी नहीं कटेगा। तो क्या होगा? सिंपल, मेरे को 25,000 सैलरी बोला है तो मेरा 25,000 सैलरी आया, राइट? सेम वे यहाँ पर जब आपका कोई भी कटौती नहीं हो रही है वैसे, तो आपकी जी सैलरी सेम हो रही है। सेम वे अगर आपका यहाँ पर हाइड्रोजन एब्सेंट है, इन दैट केस आपका, अच्छा, कुछ कुछ बच्चे इसको कुछ बच्चे इसको अगर लिखना है तो 0.09% हाइड्रोजन भी लिखते हैं, ठीक है, चल सकता है, कोई बात नहीं, लिख सकते हो आप। तो मतलब जीसीवी माइनस 0.09 हाइड्रोजन इंटू 587, दैट इज ओके, फाइन, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ओके, चलो, एकदम क्लियर हो गया। चलो एक और एग्जांपल करते हैं लोग, थोड़ा सा नया, थोड़ा एक चेंज लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग करते हैं फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेंगे जिसमें कार्बन परसेंटेज इज गिवन 90%, ऑक्सीजन परसेंटेज इज 3.3%, sorry, sulfur content is 0.5%, nitrogen is 0.5%, and ash content is 2.5%। सबसे पहला काम आपका ऐसे न्यूमेरिकल में क्या होगा? 90 प्लस 3 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2.5, ओके, ऐसा। और या एक मिनट और एक रह गया ना शायद, हाइड्रोजन इज रिमेनिंग, हाइड्रोजन परसेंटेज इज 3.5%, हाइड्रोजन परसेंटेज 3.5%, राइट? तो अब आपका हाइड्रोजन परसेंट मिला के टोटल कितना होता है, जरा मुझे बताएगा कोई? 100 हो रहा है?
Yes, sir. ओके गुड। लेकिन यहाँ पर कुछ एक नई चीज ऐड हो गई। कौन सी चीज ऐड हो गई? ये वाली। इसका क्या करेंगे बताओ? ड्यूलोंग बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करेंगे इसको? व्हाट वी विल डू फॉर ऐश कंटेनर? ये निकले, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है नॉट टू बी कंसिडर्ड, क्योंकि आपके फॉर्मूला में है नहीं। चलो फटाफट अब इसका मुझे कैलकुलेशन करके बताओ। जीसीवी का वैल्यू बताओ और एनसीवी का वैल्यू बताओ। कैलकुलेशन करो अपना जीसीवी और एनसीवी का, और मुझे बताओ कि क्या होगा इसका। देखो ऐश अगर दिया गया है तो ऐश को भी टोटल में गिनना है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर कोल, राइट? तो ठीक है, वो आपका ऐश कैलोरीफिक वैल्यू में पार्ट नहीं लेगा, लेकिन वो पार्ट तो है कि नहीं? चलो जीसीवी क्या आया? 8361। ठीक है, उसके जितना ही आया क्या? 8356 था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर है 8361 किलो कैलोरी पर केजी। सबका आ रहा है इतना ही? वेरी गुड। एनसीवी कितना आ रहा है? ओके, एनसीवी कितना आ रहा है? ऑब्वियसली इट शुड लेस। एनसीवी कितना आ रहा है? यस, 8361 इज करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है, ठीक है। एनसीवी कितना आ रहा है? एनसीवी 8176। 8176 किलो कैलोरी पर केजी। You can see here GCV greater than NCV. Very, very clear thing. Very good. 8176. Fine. अच्छा, दूसरा एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ। वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको दिमाग चलाना है। इसमें बहुत सिंपल, ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी। इसी चीज में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, लेकिन वैल्यूज बदल जाएगी। देखो एग्जांपल ले रहे हैं हम। कार्बन परसेंटेज इज गिवन 90। अगेन आई एम टेकिंग द सेम वैल्यूज, 3%, sulfur 0.5%, nitrogen 0.5%, and ash 2.5%। ओके, सारा मैंने न्यूमेरिकल सेम लिया, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक और वैल्यू दे रहा हूँ। एनसीवी इज गिवन 8400 किलो कैलोरी पर केजी। एनसीवी की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। अब आपको करना क्या है? आपको ढूंढना है जीसीवी कितना है और परसेंटेज हाइड्रोजन कितना है। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बोलो कितना, कैसे करेंगे? आना चाहिए, इतना तो सिंपल सा है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। कौन बता सकता है मुझे माइक्रोफोन ऑन करके, इसमें हम क्या करेंगे? एनसीवी के फॉर्मूला में जीसीवी का फॉर्मूला ऐड करेंगे। यस, देखो पहली बात तो ये है
कि एनसीवी का फॉर्मूला में हमको पता है कि जीसीवी फॉर्मूला आता है -0.09 बराबर परसेंटेज हाइड्रोजन इंटू 587, राइट। अच्छा, एनसीवी हमको दिया गया है, तो इट इज 8400 इक्वल टू जीसीवी माइनस 0.09 परसेंटेज इंटू 587। सो आई कैन, सॉरी, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? अब जीसीवी को मैं प्रिंसिपल बना देता हूं। जीसीवी इक्वल टू 8400 प्लस 0.09 परसेंटेज हाइड्रोजन इंटू 587। ठीक है, अब समझ में आया क्या करने जा रहा हूं मैं? तो मेरे पास जीसीवी का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया जिसमें हाइड्रोजन है। ओके, और जीसीवी का रेगुलर फॉर्मूला तो मेरे पास है। जीसीवी हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा? 1/100 इंटू 8080 इंटू परसेंटेज सी प्लस 34500 इंटू परसेंटेज हाइड्रोजन माइनस परसेंटेज ऑक्सीजन डिवाइड बाय 8 प्लस 2240 परसेंटेज सल्फर। ये है हमारे पास फॉर्मूला, राइट। तो जीसीवी का ये दोनों फॉर्मूला को कंपेयर कर दो, खत्म। समझ में आ रहा है? देखो, कार्बन की वैल्यूज तो हमारे पास है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो इसमें भी हाइड्रोजन का स्टेप आएगा। देखो, इसमें भी हाइड्रोजन का स्टेप आएगा। दोनों इक्वेशन को अगर आप ये करोगे, मतलब सिंप्लीफाई करोगे, तो आएगा क्या? आपका जो स्टेप आएगा वो, सॉरी, ये फॉर्मूला पूरा और ये फॉर्मूला को इक्वलाइज करेंगे हम, तो जनरली आप परसेंटेज हाइड्रोजन सिंप्लीफाई करके लाओगे, दैट विल बी 1246.2। सॉरी सॉरी, वन मिनट, मेरा 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 कैलकुलेटर गलत हो गया। इट विल बी अराउंड 4.265%। अब आपके पास हाइड्रोजन आ गया, अब आप जीसीवी वेरी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। तो जीसीवी आपकी आ जाएगी 8625.32। यू कैन सी हियर अगेन कि आपका यहाँ पर एनसीवी कितना दिया है, 84। जीसीवी कितना आया, कितना, राइट। तो आपका यहाँ पर जीसीवी ग्रेटर देन एनसीवी आ गया। सर यूनिट रहेगा। हाँ, वो तो ठीक है, मेरा गलती हो सकता है, मेरा कोई मार्क काटने वाला नहीं है, राइट। बट या, यू आर राइट, किलो कैलोरीज पर केजी, राइट। समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, याद रखना। इसमें पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। इसमें आप हड़बड़ी में करोगे ना तो गलत कर दोगे, याद रखना। और एक एक स्टेप, चाहे वो उसको एक्सपांड करना पड़े, सिंप्लीफाई करना पड़े, लेकिन लिखना जरूर। एक आध स्टेप आपने गुम कर दिया, दूसरा डायरेक्ट स्टेप लिखने की कोशिश की, तो गड़बड़ कर दोगे, गड़बड़ करोगे आप लोग, ठीक है? समझ में आ रहा है? आप लोग गड़बड़ करोगे इसको। समझ में आ गया पूरा? ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया कि नहीं सबको? ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला एकदम समझ में आ गया, एकदम क्लियर कि नहीं आया, ये बताओ। ड्यूलॉन्ग फॉर्मूला आपको एकदम परफेक्ट तैयार कर देना है, फिर उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे न्यूमेरिकल आपको आराम से कर पाओगे एकदम इजीली। और बुक में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए होंगे, प्लीज ट्राई ऑल दोज न्यूमेरिकल।